फ्रेंड्स, तो कैसे हैं हम सब। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके हर एक एग्ज़ाम के पहले मैं आपको पूरा जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी रहेगा, जो भी डील करना होगा, मैं आपको बता दूंगी ताकि आपको आपके एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे कि आपका 6 तारीख को पेपर है हिस्ट्री का, जिसका कोड है BSH 111। तो उसका पेपर है आपका कल, और आप बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में तो पढ़े नहीं हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारे और सिलेबस भी काफ़ी है जिसको आपको पढ़ना, और आपको कोई भी आइडिया नहीं है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ग्रेजुएशन का पेपर दे रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको जो भी हर एक टॉपिक वाइज जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, मैं आपको पूरा लाइन से उसे बता देती हूँ। आप उसे ध्यान से बस उतना भी पढ़ लेंगे तो आपका हो जाएगा। तो जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें पहले डील करते हैं। तो पहले अगर हम आपके सिलेबस की बात कर लें फ्रेंड्स, तो आपका जो सिलेबस है ये फर्स्ट सेमेस्टर का जिसका आपका एग्ज़ाम होने वाला है, वो थोड़ा सा लेंदी है। आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो थोड़ा लेंदी है, बट उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही डायरेक्ट आए हैं, हर साल डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। तो अगर हम इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है अगर उनको एनालाइज करें तो वो भी काफ़ी एकदम मतलब लिमिट, कुछ स्पेशल टॉपिक हैं, उन्हीं क्वेश्चन तो सभी टॉपिक से कवर होता है, लेकिन हर क्वेश्चन में क्या होता है, आपके पास टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपके पास टोटल जो होगा वो 8 क्वेश्चन होगा, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करना होगा सिर्फ 4। आपको अटेम्प्ट कितना करना होगा, सिर्फ 4 क्वेश्चंस। तो आपके पास 4 क्वेश्चन छोड़ने के ऑप्शन होंगे। तो अगर आप मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर सिर्फ आप उन्हें भी पढ़ लेते हैं तो आपको क्या होगा, अगर उससे बाहर कुछ आता है तो आप आराम से 4 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम आपके सिलेबस की बात करें तो आपका जो सिलेबस है हिस्ट्री का, उसमें देखो शुरू में क्या है, शुरू से बस हम उन्हें डील करेंगे क्योंकि हमें 4 क्वेश्चन आराम से छोड़ने। जब ऑफलाइन पेपर होता था तो 2 क्वेश्चन के बीच में और लगा होता है, चाहे ये करिए चाहे ये करिए, लेकिन जो आपके पास 8वां क्वेश्चन होगा उसमें से आप कहीं से भी कोई भी 4 उठा के कर सकते थे। और हम लोग के पास क्या ऑप्शन होता था ऑफलाइन में कि एक क्वेश्चन दिया है, उसमें एक ये इन दोनों से कोई एक करना है, फिर दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 उसमें एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, इन दोनों में से और लगा हुआ एक करना है। और लेकिन आपके पेपर ऑनलाइन पेपर में क्या है, पूरा 8 क्वेश्चन दिया है, कोई भी आप उठा के और नहीं कि ये करें मतलब ये चाहिए, नहीं, पूरे में 8 में से कोई 4 करना है। तो आपके पास बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप आराम से कुछ लिमिटेड टॉपिक पढ़ के भी अपना आराम से 4 क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। तो अगर हम आपके सिलेबस की बात कर लें तो अगर हम देखें आपके सिलेबस में, जैसे हिस्ट्री का सिलेबस है आपका एंशिएंट इंडिया का, उसमें अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो पहला टॉपिक है हमारा आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी फॉरेन अकाउंट। इसका एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ये मान के चलिए, एकदम डन है कि इसका एक क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन क्या होगा, ये थोड़ा सा मतलब बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है। मैं तो क्वेश्चन आना तय है, बट मैं यही कहूँगी आपसे कि आप इसको देखिए, ऐसे एक पर्टिकुलर वे में पूछता है कि जैसे आपसे क्वेश्चन ये ऐसे पूछेगा ना, जैसे आपका जो पहला टॉपिक है सोर्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल लिटरेरी फॉरेन सोर्स, तो कहेगा कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स बताइए जो हमारे एंशिएंट इंडिया को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। फिर पूछेगा लिटरेरी सोर्स बता दीजिए जो हमारे एंशिएंट इंडिया को एक्सप्लेन करते हैं। फॉरेन तो बहुत कम ही हमारे पास्ट के पेपर्स में फॉरेन बहुत कम पूछा गया है क्या, आर्कियोलॉजिकल लिटरेरी ही पूछा जाता है। कोई लिटरेरी सोर्स या आर्कियोलॉजिकल सोर्स बता दीजिए जो कि हमारे एंशिएंट इंडिया को बिल्डअप करने में मदद करता है। तो आर्कियोलॉजी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे मॉन्यूमेंट्स हैं, कॉइन्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें, इंस्क्रिप्शंस है, जैसे अभिलेख भी कहते हैं हम लोग हिंदी में। तो ये सारी चीज़ें हमें एक्सप्लेन करनी है। अगर आपको ईजी हो तभी इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि इसका कंटेंट तो ईजिली अवेलेबल है, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लिखना कैसे है। तो इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछता है, बस इसमें आपसे पूछेगा कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बताइए और लिटरेरी सोर्सेज बताइए। ठीक है। तो आपको, या कभी कभी ये वैसे भी पूछ देते हैं कि एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ मेकिंग एंशिएंट इंडिया को क्रिएट करने के लिए क्या सोर्सेज थे। तो आप आर्कियोलॉजिकल सोर्स, लिटरेरी सोर्स, तब वो फॉरेन को भी बताएंगे फॉरेन सोर्स को भी। ठीक है, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा टॉपिक जो है, फिर ये सारा आपको टॉपिक वाइज मैं बता दूंगी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर मैं बताऊंगी कि स्पेशली आप कौन सा पढ़ें जिससे एकदम श्योर है कि आना ही आना है।
उसके बाद है आपका इंट्रोडक्शन टू प्री हिस्ट्रिक कल्चर इंडिया, पैलोलिथिक, नियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड चारकोलिथिक। ये बहुत ही इजी टॉपिक है। इससे क्वेश्चन तो आते हैं, पूछा जाता है कि प्री हिस्ट्रिक पीरियड को एक्सप्लेन करने के लिए, बट उतना कंफर्म देता है कि आएगा ही आएगा। मतलब एक दो बार पूछा गया है बट इट्स नॉट श्योर कि आएगा, और ईजी टॉपिक है। अगर आप चाहें तो आराम से इसका कंटेंट यूट्यूब गूगल पे अवेलेबल है, आप आराम से सर्च करके देख सकते हैं। बट कभी कभार एक दो बार ही पूछा है, बहुत ज़्यादा रिपीटेशन में इसको नहीं पूछा है, 2 बार पूछा है। उसके बाद में हड़प्पन सिविलाइजेशन, इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। अगर आप शुरू के 2 टॉपिक अगर आपके पास छोड़ भी देते हैं, बट आप हड़प्पन सिविलाइजेशन मत छोड़िएगा। जो हड़प्पा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है ना, सिंधु घाटी सभ्यता, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसको आप लोग लीव मत करिएगा। इससे क्या पूछा जाएगा आपको, इससे पूछा जाएगा कि इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स बता दीजिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन के इम्पॉर्टेंट फीचर बता दीजिए, उसका ओरिजिन कैसे हुआ ये बता दीजिए, या उसका डिक्लाइन तो नहीं पूछता, बट ओरिजिनेट कैसे हो क्या, उसके रीजन्स बता दीजिए और उसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पूछता है। हाँ, यही पूछा हुआ है, मैंने नोट तो किया था जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। हाँ, तो उसमें तो यही पूछा हुआ है कि उसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या है, एंड वो क्या उसका कल्चर के डेवलपमेंट में। देखिए क्वेश्चंस के आंसर एक ही होता है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत तरीके से बदल देंगे। पहले या तो डायरेक्टली सीधे कभी कभी पूछ देते हैं फीचर्स एक्सप्लेन करिए, ठीक है, या कभी कभी बोलेंगे कि वो बताए कल्चर को कैसे, मतलब हमारे कल्चर को कैसे बिल्डअप किया हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से बताइए। तो वही उसके एलिमेंट्स ही तो बताने हैं उसमें कि ये चीज़ें थी, ये चीज़ें थी, ये चीज़ें थी, बिग बात था, और ब्रिक से बने घर होते थे, ऐसे डिवाइड होता था, समझ रहे हो, ये सारी चीज़। तो यही तो उसका फीचर भी हो गया, वही उसका कल्चर भी हो गया, उसका लाइफ पैटर्न पूछे तो वो भी वही चीज़ हो गया, ठीक है। और फिर ये पूछता है कि ओरिजिनेट कैसे किया है, तो उसका ओरिजिन भी हमें एक बार दिमाग में रखेंगे कि ओरिजिन भी बता सकें। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसको ज़रूर आप पढ़िएगा। इसमें वो भी इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, हमें एलिमेंट्स पढ़ना है और ओरिजिन सिविलाइजेशन, इसमें हमें इसका क्या पढ़ना है, ओरिजिन, इसके फीचर्स पढ़ने हैं। और क्वेश्चन घुमा के दीजिएगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, उसमें उसको फीचर की, अगर आपको पूछे कि कल्चर डेवलपमेंट में उसका कंट्रीब्यूशन बताइए, तो यही उसके फीचर ही तो बताने हैं कि वो कैसा था, तो वही चीज़ तो कंट्रीब्यूट की हमारे कल्चर के डेवलपमेंट में। तो क्वेश्चन घुमा के पूछेगा लेकिन आंसर वही होगा। तो उसका फीचर पूछता है और उसका ओरिजिन पूछता है कि वो ओरिजिनेट कैसे किया, ओरिजिन, ठीक। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब दूसरे टॉपिक के उसके बाद की बात करें तो हमारा आता है वैदिक पीरियड। हाँ, वैदिक पीरियड भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चन आए हैं। वैदिक पीरियड में वो भी क्या इम्पोर्टेंट है, हमारा वैदिक पीरियड में इम्पॉर्टेंट है, इसमें पूछेगा आपका सोशल मतलब सामाजिक, रिलीजियस मतलब धार्मिक, इकोनॉमिक मतलब अर्थव्यवस्था वाला, सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, और क्या पूछा था, सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ। तो वैदिक पीरियड में सोशल लाइफ कैसा था लोगों का, रिलीजियस लाइफ कैसा था, इकोनॉमिक लाइफ कैसा था, पॉलिटिकल लाइफ कैसा था, ये बातें हमें बतानी है, ठीक है। तो ये कभी कभी पूछ देगा, सिर्फ ऐसे पूछता है, एक्सप्लेन द सोशल एंड रिलीजियस कल्चर या लाइफ ऑफ वैदिक पीरियड, या कभी पूछ देगा इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ वैदिक पीरियड, या कभी पूछ देगा सिर्फ सोशल, या कभी पूछ देगा सिर्फ रिलीजियस। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिएगा, या तो सोशल, या रिलीजियस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, क्या क्या चीज़ है, सोशल में क्या आती है, रिलीजियस में क्या आती है, पॉलिटिकल, ऐसे सेपरेटली में ही पूछेगा। या तो होली ये पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द वैदिक कल्चर, राइट ऐसे ऑन द वैदिक कल्चर या वैदिक पीरियड। तो इसमें से सब थोड़ा थोड़ा बता दीजिएगा, वैदिक पूरा ओवरऑल पूछ दे तो, ठीक। तो हड़प्पन एंड वैदिक पीरियड, इट्स 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे देखें, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है महाकाव्य, रामायण एंड महाभारत, ठीक है। जो रामायण एंड महाभारत
जैसे हमारा हड़प्पन और वैदिक पीरियड मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVIP क्वेश्चन टॉपिक है हमारा, ठीक। लेकिन क्या है, ये जो हमारा जो महाभारत इम्पोर्टेंट बताना, महाभारत रामायण के ये 2 या 3 बार रिपीट किए। एक बार बोला है कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रामायण, एक बार क्वेश्चन पेपर में आया था एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ महाभारत। तो क्या इसमें क्या करना है, हमें उसके इम्पोर्टेंस को बताना है कि वो हमारे क्या क्या चीज़ें, हम उसके थ्रू हमें क्या पता चलता है। रामायण से हमारे इस टाइम की हमारे पास्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें मिली, महाभारत के थ्रू हम क्या क्या जान पाए अपने पास्ट के बारे में, कैसे हम अपना पास्ट क्रिएट कर पाए इन बुक्स के थ्रू, में क्या जानने को मिला, कैसे मिला, इनकी क्या इंपॉर्टेंस रही और आज भी हम उसको कैसे फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी। तो ये भी ज़रूरी है क्योंकि इसको 2 बार रिपीट करके, एक बार रामायण पूछा गया, एक बार महाभारत पूछा गया, तो ये भी इम्पोर्टेंट ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन उतना नहीं जितना कि ये दोनों हड़प्पन और वैदिक से आना ही आना है, आना है आना, यही चीज़ें जो मैंने आपको बताया ये आना ही आना है। लिख लीजिए, आपके कल के पेपर में ज़रूर होगा ये, इससे जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया फीचर ओरिजिन या सोशल रिलीजियस इकोनॉमिक पढ़ कर यह होना है। लेकिन रामायण और महाभारत वाला आप देख लीजिएगा ताकि अगर आए तो आप लिख लें, क्योंकि जो 8 क्वेश्चन देंगे 4 ही करना है, जिसमें से ये 2 क्वेश्चन तो एकदम फिक्स है, 2 क्वेश्चन आपका एकदम फिक्स हो गया। 2 क्वेश्चन तो मैंने आपको लिखवा दिया जो आपका आना है, उसको एकदम रख लीजिए। बाकी 2 क्वेश्चन में भी आपको मैं बता रही हूँ कहाँ से पूछेगा। फिर ये हो गया। फिर उसके बाद में है कि रिलीजियस मूवमेंट ऑफ पोस्ट वैदिक पीरियड, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता रिलीजियस मूवमेंट्स। फिर है जैनिज्म बुद्धिज्म, हाँ ये इम्पोर्टेंट है आपका, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। जैनिज्म और बुद्धिज्म की जो टीचिंग्स थे, उनके अष्टांगिक मार्ग, कहाँ पे वो अपना इनलाइटमेंट किए, ज्ञान की प्राप्ति की, बोधि ट्री के पास कहाँ उनकी डेथ हुई, कहाँ वो बॉर्न किए, क्या क्या चीज़ उनकी टीचिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, टीचिंग का ध्यान से जो मतलब 8 उन्होंने चीज़ें बताई जिसके में उन्होंने एक्सप्लेन किया था क्या क्या चीज़ें करना है लोगों को। तो वैसे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म एंड और उनकी जो है टीचिंग्स को हमें देखना है और उनके बारे में थोड़ा कि कब आए, कैसे आए और क्या क्या चीज़ें कहीं उन्होंने कैसे कैसे ज्ञान की प्राप्ति की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पन, वैदिक, उसके साथ जैनिज्म, बुद्धिज्म और उनके टीचिंग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब क्या बात करें हम, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है इसके बाद हमारा यूनिट थर्ड में क्या है, फॉरेन इन्वेजन, पर्शियन इन्वेजन, ग्रीक इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर। हाँ, जितने भी इन्वेजन है उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेजन जो है ना, ठीक है, इमर्जेंस ऑफ मगर, जियोग्राफिकल बैकग्राउंड, अर्ली डायनेस्टी ऑफ हरंक्यास, शिशुनाग, नंदा। देखिए आपका इतने दूर में जो भी इम्पोर्टेंट है उसमें से इम्पोर्टेंट क्या है, उसमें से एक ये चीज़ इम्पोर्टेंट है आपको ये क्वेश्चन जैसे कि पूछा हुआ है यहाँ पे कि जितने भी फॉरेन इन्वेजन हुए उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो इन्वेजन जो आपके पेपर में आता है वो ग्रीक इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर। इसको आप देख लीजिएगा, ग्रीक इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर, ये पूछता है आपके क्वेश्चन पेपर में, ग्रीक इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर और उसके इफेक्ट और वो जो अटैक किया उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे इंडियन सोसाइटी पे, उस चीज़ के बारे में भी हमें बताना है, ठीक है। ग्रीक इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर एंड इट्स इफेक्ट या इम्पैक्ट जो कह रहे हैं आप, इसका प्रभाव, ठीक। इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। जितने भी इन्वेजन हुए उसमें से स्पेशली इसी इन्वेजन को पूछा जाता है, ठीक। उसके बाद क्या है, इमर्जेंस ऑफ मगध, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे कि ये दोनों इम्पॉर्टेंट था, ये दोनों भी है लेकिन ये मोस्ट है। और वैसे ही एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मगध एम्पायर। इसमें एक्चुअली इसमें जो चीज़ें हैं ना, देखिए इसमें क्या टॉपिक का नाम दिया गया है कि इमर्जेंस ऑफ मगध, ये आएगा ही आएगा। इमर्जेंस ऑफ मगध भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इमर्जेंस ऑफ मगध कि मगध एम्पायर कैसे इमर्ज किया, उसमें अवंती, कौशल और ऐसे पांच वो थे, फिर 5 को ब्रेक किया गया,
फिर आपस में मिलते गए, फिर एक मिलके मगध बना, फिर मगध में पहले कौन आया, फिर कौन आया, कौन सी डायनेस्टी आई। आप मगध का हिस्ट्री अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसमें से क्वेश्चन आपको पूछेगा, मस्ट है कि पूछेगा, आपको क्वेश्चन आएगा मगध से। ये भी आपका बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है, इमर्जेंस ऑफ मगध से। आपका इमर्जेंस ऑफ मगध से ये पूछेगा कि इमर्ज कैसे हुआ, ठीक है। और वो जो फिर क्या डिफरेंट डायनेस्टी आई, फिर लास्ट में जो नंदा डायनेस्टी आई उसका स्पेशली पूछता है हर एक रूलर का। नंदा डायनेस्टी जो सबसे लास्ट डायनेस्टी थी मगध की, उसके बारे में पूछता है काफ़ी, तो आप उसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 3 टॉपिक थे वो बताया, हड़प्पन, वैदिक और इमर्जेंस ऑफ मगध। और इसमें आपको ग्रीक इन्वेजन एंड जैनिज्म बुद्धिज्म को भी इम्पॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये जो 3 टॉपिक आपको बताया ना, हड़प्पन, वैदिक और इमर्जेंस ऑफ मगध, ये लिख लीजिए कि इससे क्वेश्चन आएगा ज़रूर आएगा। और इन दोनों से भी आएंगे, जैनिज्म और बुद्धिज्म की टीचिंग और ग्रीक इन्वेजन से भी। बट मैं कहते ना कि क्वेश्चन पहले से डिसाइड होना कि आना है, तो वो ये तीनों हैं। बट ये भी इम्पॉर्टेंट है, इनको भी जरूर देखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक। और ये हो गया मगध जियोग्राफिकल बैकग्राउंड, अर्ली डायनेस्टी, वो जो साइड डिफरेंट 3-4 हर्यंका डायनेस्टी है, फिर लास्ट में नालंदा डायनेस्टी है। तो इसके मगध के अंदर साइड डायनेस्टीज को आप देख लीजिएगा। और लास्ट जो डायनेस्टी थी नंदा डायनेस्टी, उसके डिफरेंट जो रूलर्स थे उसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा, इसलिए इमर्जेंस ऑफ मगध। और उसका थोड़ा जियोग्राफिकल पूछा जाता है कि मगध का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा क्यों था, क्योंकि वो चारों तरफ नदियों से घिरा हुआ था। ईजिली वहाँ पे जो भी रिसोर्सेस थे बहुत ही हाई लेवल में प्रेजेंट थे। तो और नदी के किनारे होने की वजह से खेती अच्छी होती थी, ऊपर से वो कोई अटैक भी नहीं कर पाता था, चारों तरफ नदियाँ थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मगध में पढ़नी है, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इस टॉपिक को। अब देखें तो देखो इसमें बताया भी हर्यंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंदा डायनेस्टी। अब तीनों डायनेस्टी को मगध के अंदर देख लीजिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा लास्ट डायनेस्टी नंदा डायनेस्टी, ठीक है। अब क्या है, अब जो है ना हमारा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ इमर्जेंस ऑफ मौर्य, रूल ऑफ मौर्य, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्य, अशोक धर्म पॉलिसी। पूरा 4th यूनिट जो हमारे मौर्य उस पे है, मौर्य डायनेस्टी पे है। तो देखिए इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है, मौर्य का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन रहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हमको एक्चुअली में पढ़ना है, ये देखिए क्योंकि बहुत ही बड़ा है और हम एक दिन पहले कितना पढ़ पाएंगे। तो मौर्यन का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब उसके साम्राज्य के अंदर वो कैसे साम्राज्य को संभाला था, वो बहुत ही अलग अलग तरह से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। वो आपके क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ऐसे पूछेंगे आपसे कि एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर, और आपसे पूछेंगे पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मौर्यन एम्पायर, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ मौर्यन एम्पायर, एडमिनिस्ट्रेशन, फीचर, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। तो आपको क्या बताना है, वो फीचर्स ही तो हैं, फीचर्स नहीं बस। ये पॉलिटिकल में क्या होता है कि कैसे वो देख रेख करते हैं, मतलब क्या रूल रेगुलेशन है, कैसे देख रेख करते हैं, क्या चीज़ें कैसे करते हैं, वो पॉलिटिकल के अंदर आ जाएगा। फीचर्स के अंदर ओवरऑल उनकी लाइफ से लेके वो सब कुछ आ जाएगा फीचर्स के अंदर। पॉलिटिकल में स्पेशली हम पॉलिटिक्स से रिलेटेड बातें करेंगे, उनका रूल रेगुलेशन कैसे था, उनके दरबार में कितने लोग थे, किसको क्या काम दिया गया, पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। तो सोशल रिलेटेड पूछेगा तो सोसाइटी के उनका क्या चीज़ें था, सोसाइटी को कैसे देखते थे, कैसे लोगों की हेल्प करते थे, ये सारी चीज़ें बता देंगे। तो मतलब जिस रिगार्ड में पूछे उस रिगार्ड में, और मेनली फीचर्स वगैरह पूछता है तो फीचर में सब कुछ बताएंगे कि कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, क्या क्या था, वो कैसे कैसे करते थे, कितने लोग थे, कितने आर्मी थी, कितने मंत्री हुआ करते थे, ठीक है, उनकी कौन सी बुक थी, क्या थे, कैसे, सब कुछ बताएंगे आप इसमें। तो एडमिनिस्ट्रेशन मौर्य एम्पायर का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट, मौर्य से क्वेश्चन आएगा ज़रूर आएगा, ये एकदम डन है। उसका एडमिनिस्ट्रेशन पूछ लेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन पूछ सकते हैं। उसका पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, तो जैसे बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन में तो सब कुछ आ जाएगा, कैसे राजपाट कर रहता है। पॉलिटिकल मीन्स पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ आएगी कि क्या रूल रेगुलेशन था, मतलब जो चीज़ें पॉलिटिक्स से रिलेटेड है वो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस में लिखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन और फीचर्स अगर पूछे तो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि कैसे कैसे क्या चीज़ें थी उसमें। तो एडमिनिस्ट्रेशन पूछ सकता है, फीचर पूछ सकता है, चाहे पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस पूछ सकता है, ठीक है।
और ये सारी चीज़ें हैं, और वो कैसे डिक्लाइन किया, उसका डिक्लाइन भी देख लीजिएगा, उसका डिक्लाइन भी पूछ सकता है। ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस टॉपिक के अंदर पूछी जा सकती है। उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसका फीचर, उसका पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस और उसका डिक्लाइन। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉडर्न वाला। ये भी काफ़ी बार आपका पूछा गया और डिमांडेड टीचर्स के द्वारा बोला गया क्वेश्चन है। तो आपकी 4 ऐसे क्वेश्चन जिनके थ्रू तो क्वेश्चन आने ही आने। जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसका फीचर, उसका ओरिजिन पूछ सकता है। वो घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, आप उस पर मत जाएगा, ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। इसी से इन दोनों के अंदर से कुछ पूछना है। वैदिक पीरियड का सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लाइफ पूछेगा। उसके बाद ग्रीक इन्वेजन जो अलेक्जेंडर का हुआ था और उस इन्वेजन का क्या इफेक्ट, क्या प्रभाव था, वो चीज़ें। इमरजेंस ऑफ मगध कैसे इमर्ज हुआ, कौशल, अवंती, ये सारी चीज़ों को कैसे उन्होंने बहुत, और उसकी डायनेस्टी जो अलग अलग हुई, हरिका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, फिर नंदा डायनेस्टी थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और क्या क्या जोग्राफिकल फीचर्स थे, क्या क्या अच्छा मतलब अच्छी चीज़ें थी मगध में, जिसकी वजह से वो बहुत ही सेफ रहता था। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। फिर मौर्य में क्या एडमिनिस्ट्रेशन उसका पूछेगा कि कैसे राजपाट होता था, उसके फीचर्स क्या थी, उसके राज में क्या क्या चीज़ें, कितनी आर्मी थी, कितने लोग थे, कौन क्या करता था, किसका काम क्या था, क्या चीज़ें कैसे होती थी, वो लोगों के लिए कैसा बिहेवियर था उसका। और फिर उसका पतन कैसे हुआ, उसका ये भी बताना। पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या था, मतलब पॉलिटिक्स में वो क्या क्या चीज़ें, रूल रेगुलेशन कैसे करता था। तो ये 4 क्वेश्चन तो आपको एकदम डन है। बाकी जैनिज्म, बुद्धिज्म से भी आएगा, ग्रीक इन्वेजन से भी आएगा, बट हड़प्पन, वैदिक और मगध एंड मौर्य से तो एकदम डन है। तो कल लिखा हुआ होगा आपके पेपर में, और नहीं हुआ तो फिर मुझे बताइएगा। फिर अगर देखेंगे आगे क्या है, आगे तो ये हो गया। और हाँ, मौर्यन के अंदर एक रूलर है अशोका की धम्मा पॉलिसी, ये भी आप देख लीजिएगा। अशोका की धम्मा पॉलिसी जरूर देखिएगा, ये आ सकता है। अशोका की धम्मा पॉलिसी आप जरूर ही देख लीजिएगा, ये आ सकता है। अब लास्ट टाइम बचा है इंडियस कॉन्टैक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड, इट्स इफेक्ट ऑन आर्ट एंड लिटरेचर, सोशल लाइफ। हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये काफ़ी बार आया कि जिस टाइम मौर्य हमारे इंडिया में रूल कर रहे थे, उस टाइम अगर आउट ऑफ वर्ल्ड मतलब इंडिया से बाहर वर्ल्ड की बात करें तो क्या कॉन्टैक्ट था। बट ये क्वेश्चन बहुत ही उलझाऊ है, तो ये में आएगा ये क्वेश्चन मैं जानती हूँ, बट आपको ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें पता है आएंगे, बट वो हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं, हम एक दिन पहले उसको डील नहीं कर सकते। तो आप ये क्वेश्चन इग्नोर करिए, ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है। अगर आपने जितने भी मैंने पॉइंट्स और उसके अंदर जो टॉपिक्स बताए अगर आपने पढ़ लिया तो इसके आपका आराम से 4 क्वेश्चन तो हो जाना है, एकदम हो जाएगा, एकदम 4 क्वेश्चन हो जाएगा। इन दोनों को भी सीरियसली, अगर आप वो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं तो इन दोनों टॉपिक को भी आप सीरियसली एकदम पढ़िएगा। जितना मैंने लिखवाया है, अगर आपने इतना टॉपिक भी पढ़ लिया इन द सेंस कि जनरल बेसिक नॉलेज इसके बारे में रख लीजिए, बाकी चीज़ें गूगल से ढूंढ के, अगर आपके पास जनरल नॉलेज हो गई इन चीज़ों की कि एक्चुअली में क्या चीज़ें हैं, इसके अंदर क्या लिखना है, आप उस गूगल से अच्छे से ढूंढ के उसको रख लीजिए। जो भी इसके रिगार्ड में क्वेश्चन आएगा तुरंत वो गूगल, जब एग्जाम में आपका पेपर आपके फ्रंट में होगा, जैसे आपने क्वेश्चन देख लिया, फिर गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। मतलब सर्च क्या करना है, आप तो डाउनलोड करके रखे रहेंगे पहले से, फिर आप अच्छा यहाँ से आया है उस टॉपिक का अगर पूरा ढूंढ के रखे रहेंगे, तुरंत जैसे क्वेश्चन आया आप गए वहाँ पे जहाँ पे आपने डाउनलोड किया, अपने डाउनलोड्स में गए, देखा, पूरा लिख लिया और कुछ अपने से भी ऐड कर दिया, क्योंकि हमने पढ़ा है, हमें सब कुछ पता है। इसके बाहर ना हम क्वेश्चन तो 8 होंगे तो इसके बाहर चीज़ें होंगी, बट अगर आप इतना कवर कर लिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन का फीचर, ओरिजिन, वैदिक पीरियड का सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लाइफ, जैनिज्म, बुद्धिज्म की टीचिंग, और ग्रीक इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर और उसका इफेक्ट, इमरजेंस ऑफ मगध, उसमें तीनों डायनेस्टीज और लास्ट में नंदा डायनेस्टी को थोड़ा डिटेल, और ये क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है मगध की, इसका क्यों जियोग्राफिकल क्या इंपॉर्टेंस है, ये चीज़ें। मौर्य में उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसका फीचर, उसका अशोक की धर्मा पॉलिसी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लिए तो आपका 4 क्वेश्चन एकदम अच्छे से लिख जाएगा। आप पहले से आज ही रात तक सारी चीज़ें डाउनलोड करके टॉपिक वाइज रख लीजिएगा अपने पास, अपने फ़ोन में, जिससे आपको एग्ज़ाम देना है, और फिर रिलैक्स हो जाइए और कुछ डरने वाली बात नहीं है।
और ऐसा आपके सिलेबस में कुछ है भी नहीं, है भी जो मतलब मुझसे छूट गया सब कुछ। तो और हाँ, ये साइड अगर इसके बाद अगर आपको समय मिलता है ना, तो आप आर्कोलॉजिकल, लिटरेरी और फॉरेन सोर्सेज, उसमें भी स्पेशली सिर्फ आर्कोलॉजिकल एंड फॉरेन, सॉरी, उसमें भी स्पेशली आर्कोलॉजिकल एंड लिटरेरी, क्योंकि वो क्वेश्चन भी मस्ट है आगे, तो उनको भी एक बार देख लीजिएगा। आर्कोलॉजिकल मैं यहाँ लिख दूँ, अगर एक और क्वेश्चन, एक और देख, इसके बाद आपको टाइम मिले तो आप प्लीज़ इसको भी देख लीजिएगा, आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेज को भी, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आप इसको मिस मत करिएगा। अगर आपने इतना मिस नहीं किया तो सही बता रही हूँ, आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, आप 4 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से लिखेंगे। और हाँ, आपने क्वेश्चन के आंसर को रिप्रेजेंट और अच्छे से और क्रिएटिव बनाने के लिए आप इंडिया का, जैसे कि आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन बताना है, तो आप जैसे इंडिया का मैप बना लिए, इंडिया का मैप थोड़ा सा बना लिए, तो इससे क्या होता है ना, बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। थोड़ा सा अजीब सा बन गया है मैप मेरा, बट आप कोशिश करिएगा कि वहाँ पे आपका मैप अच्छा बने, क्योंकि मैप अच्छा बनना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैप अच्छा बने, इंडिया का मैप बना लिए और लोकेशन दिखा दिए कि कहाँ कहाँ पाया जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन की चीज़ें। ठीक, वैदिक पीरियड में वो लोकेशन बता दें, जैनिज़्म बुद्धिज़्म बता दें कि वो कहाँ पैदा हुए, नेपाल में पैदा हुए थे बुद्ध भगवान, यहाँ दिखा दिया कि नेपाल में बुद्ध भगवान पैदा हुए थे। इस तरह से चीज़ें अगर आप थोड़ा सा क्रिएटिव बताना चाहते हैं, या कोई डायग्राम ऐसे कि जैसे कोई डायनेस्टी एक्सप्लेन करनी है, तो पहले ये किंग आए, ये फाउंडर थे, फिर उसके अंदर ये ऐसे चार्ट टाइप का बना के दिखा सकते हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात थी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो आपको सब बता ही दिया, इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दिया, पूरा सिलेबस लाइन से लेके क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ बता दिया आपको। इतना देख लीजिएगा, आप मोस्टली आपका पेपर आराम से हो जाएगा गाइस। और अब इसके बाद मैं बात करूँ कि आप कैसे क्या चीज़ें, A4 साइज पेपर, आपको एक क्वेश्चन पे 3 पेज लिखना है। अगर कोई क्वेश्चन अगर थोड़ा ज़्यादा भी जा रहा है तो आप 4 पेज बिल्कुल ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर कोशिश करिएगा 3 पेज में हो जाए। ठीक है, ये चीज़ें हुई। और दूसरी चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है कि आपको अपना लाइन खींच लेना है, मतलब एक क्वेश्चन पे 3 पेज चाहिए, तो आपके पास 4 क्वेश्चन होगा तो 4 3 12 मीन्स 12 पेज रख लीजिएगा, प्लस 2 पेज एक्स्ट्रा रखिएगा कि मान लो आपका 3 से जगह 4 गया तो, और आपको उन्हीं 12 पेजों पे, जैसे आपका ये पेज है, ठीक है, जैसे ये आपका पेज है, ठीक है, अगर आपका नहीं आता है, जैसे आपका ये मैं टोटल क्वेश्चन अटैम्प्ट 4 बता देती हूँ। जैसे ये आपका पेज है, ठीक, जैसे आपका A4 साइज पेज है, A4 का पेज है ये, तो आपको यहाँ फ्रंट पेज पे तो आपको आपको वीडियो में बताया है कि इतना करके नेम, कोर्स नेम, सेमेस्टर, सारी चीज़ें ऐसे ऐसे, पेज नंबर और ये सारी चीज़ें लिखनी है, रोल नंबर, पेज नंबर लिखने के बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 करके आप आंसर शुरू कर देंगे। ठीक, ये तो फ्रंट पेज का था। उसके बाद जितने भी आपके 12 पेज लिखना है तो ये फ्रंट पेज का था, और बाकी 11 पेज पे क्या करना है कि जैसे आपका A4 साइज पेज है तो इसमें आपने एक लाइन ऊपर खींच दी, यहाँ रोल नंबर आपको लिखना है अपना, और यहाँ पेज नंबर, हर एक पेज पे ऐसे ही करना है। ठीक है, हर एक पेज पे, जितने पेज पे आप लिख रहे हैं, पेज नंबर रोल नंबर, पेज नंबर रोल नंबर, ऐसे लिखना है। ठीक है, आप पेज नंबर रोल नंबर अपना लिख दिए, फिर अपना लिखना शुरू किया, फिर उस पेज पे लिखना शुरू किया। और हाँ, आप पहले से क्या करेंगे, आप पहले से ये चीज़ करके रख सकते हैं अपने पास, और आप ये रोल नंबर, पेज नंबर भले लिख लीजिए, भले रोल नंबर भी डाल सकते हैं, पेज नंबर एग्ज़ाम के वक्त ही डालिएगा, क्योंकि पेज नंबर पे भी आप एक खो गया तो इधर उधर बहुत दिक्कत होता है, तो रोल नंबर पहले से डाल के रख सकते हैं अपना पेज, लेकिन पेज नंबर उसी वक्त डालिएगा। और हाँ, आप ये पेंसिल से, लाइट पेंसिल से ऐसे ऐसे लाइन खींच लीजिए जिसमें आपको लिखना, क्योंकि वो फिर बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, हौच पौच हो जाता है और नए नंबर कट जाते हैं, तो पहले से लाइट लाइन खींच के रख लीजिए ताकि आप एग्ज़ाम में उसी सही डायरेक्शन में लिखें। एग्ज़ाम से पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी होगी, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा, प्लस आप अपने पेज पे, अपना फ्रंट पेज में जो भी चीज़ें आप, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है कि आपको फ्रंट पेज पे क्या क्या और कैसे कैसे लिखना है, आप जाके मेरे प्ले लिस्ट में जाके मेरे अपना भी क्लास में जाके आराम से देख सकते हैं उसको, उस वीडियो को, नोट्स का कैसे यूज़ करना, सब कुछ मैंने बताया, आप ज़रूर जाके देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ऐसे फ्रंट पेज आप लिख लीजिए अपना, लाइट पेंसिल से क्लिक खींच लीजिए ताकि आपको उस टाइम दिक्कत ना हो। 12 पेज पे ऐसे रोल नंबर अपना, पेज नंबर और पेज नंबर से टैग लिखिएगा, खींच के अपना एक जगह रख लीजिए। जैसे ही एग्ज़ाम शुरू होगा आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करिएगा, लिखना शुरू कीजिएगा, 2 क्वेश्चन जैसे ही हो अपलोड कर दीजिएगा, 2 क्वेश्चन, फिर तीसरा हो अपलोड करिएगा,
फिर चौथे का 2 पन्ना लिखने के बाद अपलोड करेगा, फिर लास्ट लिख करेगा। क्योंकि समय अगर हम सोचते हैं कि लास्ट में करेंगे तो हमारा समय बीत जाता है, हमारा अचानक से पोर्टल, क्योंकि पोर्टल बहुत हैंग करता है, कभी भी बंद हो जाता है, हम लोग रोते गाते रह जाते हैं। फिर हमको अलग से फिर साइट ढूंढना पड़ता है, उस पर अपना पेपर PDF में बना के सबमिट करना होता है, बहुत झमेला होता है। इसलिए कोशिश करिएगा कि टाइम से पेपर सबमिट हो जाए। 11 बजे शुरू होगा, 3 बजे तक का टाइम है आपका, और 3:30 मतलब एक्चुअली तो 4 घंटा बोला गया था, तो 11 से 3 ही है। 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 4 घंटा, लेकिन आधा घंटा ज़्यादा मिलता है। 3:30 बजे पेपर ओवर होता है, ठीक है। तो आप कोशिश करेगा कि पहले 2 क्वेश्चन जैसे हो जाए सबमिट कर दें, फिर तीसरा हो तुरंत सबमिट करें, चौथे का 2 पन्ना हो तुरंत सबमिट कर दें, लास्ट वाला लिखते हैं। अगर 5 मिनट बचाए, 1 पन्ना रहेगा तो फट से सबमिट कर दें, क्योंकि लास्ट टाइम पोर्टल बहुत हैंग करता है। इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, जितना इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपसे डिस्कस कर ली। अगर आपको हिस्ट्री के में अगर अभी भी कोई क्वेरी हो तो झट से मुझे कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं कल एग्ज़ाम से मतलब आज रात से पहले आपको सोल्यूशन दे सकूँ उसका। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि आपके आगे भी एग्ज़ाम है, मैं वीडियो बनाऊँगी, फिर आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन नहीं जा पाएगा अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो इसलिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और फिर आराम से आपको वीडियो देख पाएंगे जो भी मैं नेक्स्ट आपके लाऊँगी। ठीक है गाइस, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।